इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सब बन भाइया ने हमारी राम राम। और कृष्ण भाई कित घुमाया आज? देखिए विनोद भाई, घूमना तो क्या था, सवेरे जो है ना प्रधानमंत्री का भाषण सुना। अच्छा। और जिसमें जो है ना पानी बचाने के ऊपर खास जोर दिया गया। भाई देख, पानी तो जरूरी है, नुका हुआ अगर जो युद्ध है ना पानी के ऊपर होगा ना, तो अगले युद्ध की बात भी इसी पे हो रही थी। हाँ भाई, जिस तरह के मान ले आप पानी ना ज्यादा दोहन करेंगे, निकालेंगे, वेस्ट करेंगे, तो भाई कहने लगे कि भाई इसको बचा के रखो। और कृष्ण भाई देखो, जो पानी की जब बात करते हैं हम, तो पहले तो 150 फुट पर मिल जाया करता। बिल्कुल। अब तो भाई 200, 250, 300, 350 तक जा लिया। हाँ। तो पानी की कितनी वो, तो हमने तो देख रेख तो रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर किसी से कुछ बातचीत करी थी क्या? हाँ विनोद भाई, देखिए हमने जो बातचीत करी है फोन के ऊपर, वो करी है जल जीवन मिशन पे। अच्छा। और जिनसे बात करी है वो थे हमारे LK भाटिया, सीनियर HRD एंड IEC कंसल्टेंट, हरियाणा से। तो फिर भाई जो महत्वपूर्ण अंश है फिर वो सुनाओ फिर कार्यक्रम जी में। बिल्कुल, तो सुनिए बातचीत। आज हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत भाटिया जी, जो सीनियर HRD एंड IEC कंसल्टेंट हैं। आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के बारे में, कि जल जीवन मिशन क्या है। तो भाटिया जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि जल जीवन मिशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने जल जीवन मिशन के ऊपर ये सेशन रखवाया है, जो कि एक बहुत ही अहम विषय है, जिसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जल जीवन संवाद के साथ विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी के साथ जुड़े हैं और नेशनल वाइड ग्राम सभाएं करवाई है। तो इस सिलसिले में जल जीवन मिशन की बड़ी ही अहम भूमिका है। देखिए, जल जीवन मिशन जो है एक प्रकार की ऐसी स्कीम है जो हर घर नल के द्वारा जल प्रदान करता है जी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि भी हर ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को, जिसका घर ग्रामीण क्षेत्र में है, उनको नल से जल दिया जाए और जल भी गुणवत्ता पूर्वक दिया जाए। 55 LPCD गुणवत्ता पूर्वक बकायदा लैब में टेस्ट करके जांचा परखा हुआ जल, जो दिखने में तो हमें साफ लगता है बट उसमें कई प्रकार के कीटाणु होते हैं, उसको क्लोरिनेट करके प्रॉपर जल को क्लोरिनेशन के माध्यम से ट्रीट करके फिर गांव वालों को, हर व्यक्ति तक हर घर नल से जल से जोड़ा जाए। जल जीवन मिशन जो हमारे हरियाणा के संदर्भ में कहें, हरियाणा एक समृद्ध राज्य के उसमें आता है और लगभग 70 से 80% कार्य ऑलरेडी नल से जल हरियाणा में पहुंच चुका था। बट इस जल जीवन मिशन की मुहिम के तहत आज 99.97% हर घर नल से जल हरियाणा दे चुका है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है, उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय खुद अपने मुंह से ये अनाउंस करे कि भाई हरियाणा देश का तीसरा राज्य ऐसा है जो हर घर 100% FSTC प्रोवाइड कर चुका है, मतलब हर घर नल से जल दे चुका है जी। तो जल जीवन मिशन में अब पंचायतों की क्या भूमिका है वो भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा जी। बताइए। देखिए, पंचायत का जल जीवन मिशन में अहम रोल है। विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी हर ग्राम पंचायत में बनाई गई है और जिनके सदस्यों का नाम विभाग की वेबसाइट पर है। आप चाहे तो PHAD haryana.gov.in करके जा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर कि विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी के मान लो एक ब्लॉक में, साहा ब्लॉक के किसी पंचायत में आपने देखना है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के या यमुनानगर की किसी पंचायत का आपने VWC मेंबर के कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहते हो, आप वहां से कॉन्टैक्ट
डिटेल ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और सबसे बड़ी अहम बात है कि इस स्कीम के जल जीवन मिशन जो है वो पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई है। आने वाले टाइम में, अभी तक तो विभाग जल की आपूर्ति करता था, कि जल की सप्लाई विभाग देखता था सारा। अब आने वाले टाइम में जल जीवन मिशन के तहत हमारी पंचायतें, हमारी कमेटियां, जो विलेज वाटर एंड सीवेज कमेटी है जिसका चेयरमैन सरपंच होता है, उसमें 2 जेई होते हैं, जो एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग से होता है, एक विकास पंचायत विभाग से होता है, और ग्राम सचिव उसका मेंबर है। तो ये सारे उस वाटर सप्लाई स्कीम को, गांव की वाटर सप्लाई स्कीम को खुद रन करेंगे, खुद देखेंगे कि पंचायत को किस टाइम पानी देना है, कहीं अगर लीकेज हो गई तो उसको कैसे ठीक करवाना है, मोटर खराब हो गई तो उसको कौन ठीक करेगा। इसकी स्किल ट्रेनिंग भी डिपार्टमेंट मुहैया करवाएगा। स्किल ट्रेनिंग में 3 मेंबर मेनली आते हैं वाटर सप्लाई स्कीम को रन करने के लिए, जिसमें एक होता है पंप ऑपरेटर, जो पंप की देखरेख करता है, पंप को चलाता है, उसकी ट्रेनिंग। फिर आता है एक इलेक्ट्रीशियन, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाता है पंप में या मोटर में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उसको इमीडिएटली कैसे रिपेयर करनी है वो उसको ठीक करता है। फिर आता है जनरल प्लम्बर की ट्रेनिंग। प्लम्बर को हम ट्रेनिंग इसलिए देते हैं, प्लम्बर फिटर भी हम बोलते हैं, कि अगर मान लो कि कोई मेन पाइपलाइन बीच में ब्रेकेज हो गई है, कोई ट्रक की वजह से टूट गई या किसी कारणवश वो टूट चुकी है, तो उसको मेंटेन करना, उसको रिपेयर करना इमीडिएटली, सो दैट पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके जी। तो इस प्रकार से जल जीवन मिशन कार्य कर रहा है। और इसकी मॉनिटरिंग देखिए पंचायत तो करती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीजन ऑफिस होता है, उसमें एक विंग है वासो की, वाटर एंड सैनिटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट होते हैं, और ISA भी लगे हुए हैं। NGOs के माध्यम से पंचायतों को सुदृढ़ किया जा रहा है, उनकी IC की जा रही है, उनकी एक्टिविटी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भाई आपके घर में टैप लगा होना चाहिए, इन सेंट्री कनेक्शन नहीं होना चाहिए, पानी का बिल आपको देना है रेगुलर, और पानी को आपने हर संभव हर प्रकार से बचाना है, बिना व्यर्थ में पानी को नहीं बहाना। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली बोला है कि भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को बाल्टी उल्टी करके नल खुला खोलकर सो जाते हैं, और सवेरे जब पानी आता है तो वो उसके लिए अलार्म का काम करता है। जी जी। तो हमारे को इस चीज से ऊपर उठना है। अब हमें खुद अपनी जिम्मेवारी संभालनी है। हम देश के एक अच्छे नागरिक हैं, हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है जल के प्रति। देखिए आने वाला विश्व युद्ध जो भी होएगा वो पानी के ऊपर होएगा। पानी इतना कम हो चुका है हमारे देश में कि हमारी जो नई जनरेशन आएगी वो हमारे को कोसेगी, हमारे को बोलेगी कि देखिए हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि जल तो एक सीमित संसाधन है। आपके घर में अगर 2 दिन जल नहीं आए भाई सब, तो देखिए आपके घर में आपकी पत्नी हाहाकार मचा देगी कि बिना पानी के मैं कैसे खाना बनाऊंगी, बच्चों को पानी कहां से पिलाऊंगी। तो ये हर व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है जल जीवन मिशन, कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, हम किसी भी स्तर पर पानी को व्यर्थ ना बहाएं, ना बहने दें, खुद भी रोके और दूसरे को टोके भी। ये बहुत जरूरी है सर आज के टाइम में। मैं तो बल्कि आपको भी ये कहूंगा कि आप कहीं भी खुला नल देखें उसको जरूर बंद करें। जी बिल्कुल। कहीं लीकेज देखें उसको तुरंत ठीक करवाएं। डिपार्टमेंट की लीकेज है तो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800-180-5678। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 1800-180-5678। उस पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि जी हमारी पाइपलाइन टूटी हुई। देश का नागरिक या हरियाणा का मैं कहीं भी किसी भी स्थान पे हर व्यक्ति की ये ड्यूटी बनती है कि अगर वो कोई भी पब्लिक हेल्थ की मेन पाइपलाइन टूटी हुई आता है तो इस नंबर पे जरूर कंप्लेंट करके बताएं और लोकेशन बताएं, तो हमारे विभाग के कर्मचारी को वो लोकेशन पहुंच जाएगी, एरिया पहुंच जाएगा, और 24 आवर्स से 48 आवर्स के विद इन इसको तंदुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे, जिससे हमारा पानी भी बचेगा, साथ में बीमारियां भी रुकेगी, क्योंकि पानी से ही जल जनित बीमारियां होती है। अगर लीकेज है तो वो इनसेंटरी का काम करेगा, इनसेंटरी कनेक्शन हो गया तो वो फिर धीरे धीरे परिवारों में, गाँव में बीमारी फैलेगी। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ही हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। जी लक्ष्मीकांत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये जानकारी हासिल करी। मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है, दोबारा मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि कृपया आप सभी को जागरूक भी करें और खुद सबसे पहले खुद जागरूक होए। अगर आप खुद जागरूक हो गए तो आप दूसरे को जागरूक हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। कृष्ण भाई जी विनोद भाई, बातचीत तो बहुत बढ़िया आपने करवाई और बिल्कुल। सारी जानकारी जो विशेषज्ञ है उन्होंने बहुत बढ़िया दी। और विनोद भाई हाँ, एक बात और बताओ, जिस तरह कि आज सुबह प्रधानमंत्री का भाषण आया था, आपने सुना था जो? बिल्कुल आपने भी सुना था कि नहीं? भाई मन अच्छी तरह सुन रखा तो और सुन रखा, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत ही जानकारी और भाइयों को भी तो दो। बिल्कुल भाई, जानकारी सभी न है अच्छी तरह, लेकिन थोड़ा सा और बता देते हम कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसके अंदर देखिए जो पानी के विषय की जो बात है ना, उसके बारे में कृष्ण भाई आपने याद है ना कि 15 अगस्त 2019 को जब पीछे बापू की जयंती थी, उस दौरान एक ये कहा था कि वे बापू की कार्यांजलि को पूर्ण रूप देने के लिए ग्राम स्वराज की परिकल्पना को रूप दिया जाएगा और जल जीवन मिशन की घोषणा उस दौरान की थी और 2024 तक हर घर में जल देने की बात का संकल्प भी लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और कृष्ण भाई एक चीज हो रहा है, यदि हम देखो इसमें गौर करें तो स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी 19 करोड़ ग्रामीण वासियों के घरों में 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही नल से जल पहुंचता है। देख लो कितनी आबादी है, 72 वर्ष बाद भी 19 करोड़ ग्रामीण के घरों में केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही जल पहुंचता था। और हर घर तक यानी पानी पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष पर 15 अगस्त 2019 को बापू की कार्यांजलि को पूर्ण रूप देने के लिए बापू के ग्राम स्वराज की परिकल्पना का रूप दिया था और जल जीवन मिशन की इसमें घोषणा की थी। और कृष्ण भाई जी 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि हर घर के अंदर नल से जल सभी के पास पहुंचे और ये संकल्प लिया था प्रधानमंत्री जी ने। और जो ये संकल्प था, ये तो भाई जो आह्वान था ना, ये तो भाई जन आंदोलन बन गया। और उनके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ ये जन आंदोलन बनकर इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए। और आज जो ये कार्यक्रम था ना, इसके अंदर किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करी और 9.5 करोड़ किसान परिवारों को भी अधिक मदद किसान सम्मान निधि से छोटे व मझोले किसानों को लाभ भी मिला। और 11 करोड़ किसानों के पास तो 1,35,000 करोड़ रुपए भी पहुंचे और 125 करोड़ से ज़्यादा किसानों के सीधे खाते में पहुंचे। और कोरोना की भी बात करें ना, कोरोना काल में भी 60,000 करोड़ लोगों के उसमें पहुंचे हैं। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम है, इसके अंदर देखिए जो हर गांव में जल पहुंचे और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया। और इसमें क्या था, अटल भूजल योजना के माध्यम से और उसके बाद नमामि गंगे परियोजनाओं के माध्यम से जो जल शक्ति अभियान है, इसको जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से इसकी यह शुरुआत करी गई। और अब हर घर तक आगे जल पहुँचे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संकल्प लेकर पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। और कृष्ण भाई एक चीज़ हो रहा है, इसके अंदर हमने भी खुद भी हमारी भी जिम्मेवारी है कि जल को हमने किस तरह बचाव है। हमारे जो छोटे टाबर है, जो बालक है, या जो हम बच्चों को बता सके कि भाई अगर जो खाली नलका चलता तो उस टूटी ने बंद कर देवे, ठीक है। और पानी ने व्यर्थ नहीं गवावा, क्योंकि हमने तो किस में देखा था, जल जोड़ा में देखा, तालाबा में देखा, फिर नहरा में देखा, कुआ में देखा, जो आने वाली पीढ़ी उन्हें नला में देखा, और ईब जो पीढ़ी भाई वह तो बोतला में देखा है। बिल्कुल। और आगे तो भाई अगर जो ना ध्यान रखेंगे तो भाई पानी के ऊपर युद्ध भी हो सकता है। तो हमें एक दृढ़ संकल्प लेकर इस पानी को आगे हमने जन जन तक पहुँचाना है। और आज का जो ये कार्यक्रम था ना, इसके अंदर कृष्ण भाई इसमें एक तो जल जीवन मिशन का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। अच्छा। जिस पर सारी की सारी जानकारी उस ऐप के भीतर है। हर जिले इससे जुड़ा हुआ है, हर ग्रामीण समितियाँ इससे जुड़ी है और जिला पूर्ति शिकायत भी इसमें कर सका है और पानी का एक हर घर जल का एक प्रमाण पत्र भी ले सका है। तो इस ऐप के माध्यम से हम अपनी सारी जानकारी आदान प्रदान कर सके हैं। साथ के साथ एक ई पुस्तिका का भी विमोचन करा गया, जिसमें जल मिशन के दौरान जो
इसमें हम आगे कैसे लाभ ले सकें, और सभी पहलुओं की उस पुस्तिका के अंदर जानकारी थी, जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो आज जल मिशन के ऊपर जो जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ये कार्यक्रम में अपने विचार रखे। और इसके अंदर भाई जो माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, राज्यों के सभी अधिकारी, सभी सरपंच, ग्राम सभा और पानी की जितनी भी समितियाँ हैं वो सारी जोड़कर इसमें अच्छी तरह उसमें अपना प्रदर्शन कर रही थी और देख रही थी, एक एक बात ने भी नोट कर रहे थे कि भी हम जल ने किस तरह आगे बचा सके हैं और अपना योगदान किस प्रकार से दे सके। तो हमने भी एक योगदान देना चाहिए, पानी को हमने बचाना चाहिए। तो बातचीत ये समझ गया ना, मैंने सुना ना जो भाषण है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने विनोद भाइयों को दी, सभी ने जो है ना ध्यानपूर्वक सुनी भी होंगी। लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा लेंगे अंतराल। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कृष्ण भाई, ये तो आपने संदेश सुनाया और संदेश के बाद मौसम की बात करें। जी बिल्कुल विनोद तो भाई, आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और जो न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और कल के मौसम की बात करें तो कल का अधिकतम 33 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक मौसम करें तो कुल मिलाकर मौसम साफ रहा होगा। और गेला कल के कार्यक्रमों की भी बात कर लेते हैं भाई। आज शनिवार और कल रविवार है और कार्यक्रम हम एतवार ने लेकर आया कर थारी चिट्ठी मारे गीत। और उसके बाद सोमवार ने जो हम चर्चा लेकर आए हैं सब्जियों में सूत्रकृमि की रोकथाम। और जो दूसरी चर्चा की बात करें तो पशुधन बीमा योजना, दोनों महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो कार्यक्रम में ज़रूर सुनियो। इस कार्यक्रम किसान वाणी में सोमवार ने। तो अब एक आज की दूसरी भी चर्चा भी है, वाकई है आज विनोद भाई। देखिए जो चर्चा लेके आए हैं वो रहेगी फूलों की नर्सरी का महत्व क्या है। अच्छा विनोद भाई, देखिए फूल जो है ना सब अच्छे लगा भाई। फूल तो बहुत बढ़िया और आपका चेहरा भी तो फूल जैसा है। हाँ बिल्कुल विनोद भाई, ठीक कह रहे। लेकिन जो फूल है ना उस जगह उनकी नर्सरी तैयार कराएंगे जड़ा तो बढ़िया मिट्टी हो, पानी की सुविधा हो, खाद अच्छा हो, कुर्डी का खाद उसमें डाल दें। फिर जो है ना पौध उसमें तैयार कर लें। जिस तरह के स्वीट पी या बल्लभ वर्गीय फूल है
भाई स्त्रियों के जो फूल हैं वो तो लग जाए सीधे बीज बो का, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी हमने पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, फिर उसने खेत में, क्यारी में या गमले में ला सका। तो इस तरह जो है ना नर्सरी का बड़ा महत्व रवा है। और ये कृष्ण भाई देखो, पहले तो हम जो खेती करा करते भाई धान बो दिए, गेहूँ बो दी, हाँ। लेकिन आज ट्रेंड ऐसा है कि जो फूलों की जिस तरह नर्सरी है, अगर जो बाग हम लगा देते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा मुनाफा है। विशेष तौर पर जो बड़े बड़े शहर हैं उनके नज़दीक जो गांव है ना, वो फूलों की खेती तो भाई बहुत पैसा कमा रहे, क्योंकि ब्याह शादियाँ में और चीज़ में सारी जगह फूल चाहिए। तो फूलों की जो नर्सरी का बहुत महत्व है। हमने अगर जो इसका लाभ लेवा तो बागवानी विभाग है या अन्य विभाग है तो उनसे हम लाभ ज़्यादा ले सकें। तो नर्सरी के लाभ बता दूं एक बारी। बिल्कुल बताओ विनोद भाई। तो नर्सरी के जो लाभ है, नर्सरी छोटे आकार की होने के कारण उसमें अंकुरण और वृद्धि संबंधी सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराई जा सके है, जबकि खेत या क्यारी में सीधे बोए बीज में यह संभव नहीं होता। बिल्कुल। इसी तरह जो छोटा लेकिन संघन क्षेत्र होने के कारण नर्सरी में नई नाजुक पौधे की देखरेख सरल और सुविधाजनक रहा है। और नर्सरी में टाइम पर हमने पादप सुरक्षा संबंधी उपाय बरतने की संभवता होती है इसमें। और पौध का जो प्रबंध है वो देख रेख आसानी से हम कर सके हैं। और स्वस्थ पौध को टाइम पर हम दूसरी जगह भी इसने आसानी से ले जा सके हैं, जिसके कारण फसल जल्दी तैयार हो जावे है और उत्पादन कुछ पहले ही प्राप्त हो जाते। तो अगेती उपज की मांग और मूल्य हमेशा इसमें ज़्यादा रहा है। तो ये हम नर्सरी के लाभ बता रहे हैं। और नर्सरी में पौध उगाने के फलस्वरूप स्थान की बचत भी हुआ है और बीज सीधे खेत या क्यारी में बो सके हैं। और इसमें काफ़ी स्थान जो ज़्यादा टाइम भी इसमें घेरता है, जबकि नर्सरी में बीज उगाने के फलस्वरूप थोड़ा सा ही स्थान इसमें प्रयोग में होता है। तो फूलों के बीज अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। नर्सरी में आदर्श दशाओं के अंतर्गत उगाकर प्रत्येक बीज में से एक पौधा तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार नर्सरी में बीज उगाकर हम अधिकतम आर्थिक लाभ इसमें ज़्यादा कमा सकें। तो ये फूलों की जो नर्सरी है ना, उसका हम लाभ बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आज फूलों की बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है और भाई इसमें डबल मुनाफा भी है। एक बात का और ध्यान रखना इसके साथ साथ विनोद भाई नर्सरी जो है ना, लगानी कहाँ है, बोने कहाँ उसमें पौधे, ऐसा कौन सा स्थान है। एक तो ऐसा स्थान होना चाहिए विनोद भाई जिस तरह खुला स्थान हो, धूपदार हो और पेड़िया की छां मोटा भाई ना आंधी हो, मतलब की सीधी धूप आती हो। हाँ, और स्थान को भाई पानी के जो स्रोत है हमारा, जिस तरह के ट्यूबवेल के आसपास, उसको हमने नर्सरी को जो है ना बो देना चाहिए, ताकि भाई अच्छी तरह उसकी सिंचाई समय पर हो सके। और नर्सरी की जो सिंचाई है उसमें होने वाला जो साफ जल का जो प्रयोग है अच्छी गुणवत्ता वाला वो होना चाहिए। या फिर भाई नर्सरी का जो स्थान है घर के आसपास होना चाहिए, ताकि समय समय पर उसकी देखरेख भाई कर सके। तो इस तरह चाहे तो बागवानी विभाग से भी हम जानकारी ले सके, एडीओ भी है, तो जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे बातचीत करा हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सके। तो ये कुछ इसमें मनोरंजन करवा दे। बिल्कुल। तो सुनते हैं ये रागनी। और के बुझेगी बाण मेरी दुखिया की है राम कहानी। और झील करने और से मन प्यादो ने पानी। एक बुझेगी बाण मेरी दुखिया की राम कहानी। हे बोला बिना जाता मने इस जो प्याजोर की लगी। हे यन की बंदी काया हो से भूख की अग्नि जगी। बेबे तकदीरा के है पसे हो से उल्टा गेड़ा खागी। मैं अपना धर्म बचावन खतरे ये जंगल के माँ आगी। मैं रात पाड़नो बागी होती मेरे धर्म की हानि। और झील करने और से मन प्यादो ने पानी। टोटे खोटे दुख मोटे में छुड़ जा घर और देश। और पिया बिछड़ गए मेरे तेनों हो गया दुर्बल भेष।
और इस विपता के अग बहन मेरी एक चली ना पेश। और हे ईश्वर मेरा धर्म बचाइए तेरी भक्ति करूं हमेश। परदेश गए मेरे सेठ जेठ ने को ना बात पछाणी। और झील करने और समन प्याजो ने पानी। आज दमड़ी तक मेरे पास नहीं कदे खेलूं थी माया में। और जंगल के माँ फिरूं भ्रमती धूप कदे छाया में। और चक्कर से आवे सब पत के तीर लगे काया में। और चला बिना जाता मेरे पड़ गए छाड़े पाया में। और ना आता मेरा काल मने ना खती मौत न मानी। और झील करने और समन तो कृष्ण भाई जी विनोद भाई, यह था रागनी सुनी और दूसरी चर्चा की भी जिक्र कर रहे थे आप। हाँ विनोद भाई, देखिए दूसरी जो बात कर रहे हैं हम वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। अच्छा, प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है भाई, सारे जो किसान भाई हैं उनको जो है ना इसका फायदा मिलना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि जो हमारा जिस तरह पहला देखे कर रहे थे खेत के में खाड़ खोद देख रहे थे, लेकिन आजकल क्या है कि भाई जो सरकार है वो भाई खेत में पाइप दबाने खातर भी भाई सब्सिडी देवा है, जिससे पानी की बचत होगी। और इस जो ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका मतलब भी यही है कि भाई हर खेत को पानी पहुंचाना है। और इसमें जो उपकरण है कृषि सिंचाई योजना में, उनके ऊपर सरकार जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे है। और जिसमें कि जो यंत्र हैं जिस तरह के ड्रिप है या स्प्रिंकल यानी कि फुहारा है, जो ये उपकरण है इनके खरीदने पर भी जो है ना सरकार पूरी सब्सिडी दे है। और इन जो साधन है इस तरह के जो यंत्र हैं इनका हम प्रयोग खेती में करेंगे तो पानी की बचत होगी और पानी जो है ना भाई कम से कम जो है ना खेती में प्रयोग होगा और भाई फसल भी बड़ी होगी। और तो इस तरह जो है ना जो भी आप देखा है कि जो पानी बचाने की तकनीक है, सरकार सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाया जाए और कम से कम पानी भाई प्रयोग करके नए नए उपकरणों का प्रयोग करें। और प्रयोग करने के बाद भाई जो नए यंत्र खरीदेंगे उसमें सरकार 2 दिन का भाई प्रशिक्षण भी देवा है। तो भाइयों आपने ध्यान रखना है कि भाई जो हमारी कृषि है और सिंचाई उसकी जो योजना चलाई गई है वो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसानवाणी यहीं पर संपन्न होता है। भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।